हाय, वेलकम टू स्टडीशाला। हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडीशाला के अंदर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था फ्रेडरिक यूरो की पेंटिंग के बारे में, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के आइडियाज़ या उनके स्टेप्स जिनके थ्रू उन्होंने एक यूनिफाइड आइडेंटिटी लाने की कोशिश की, और नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। अब इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने वाले हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो इसके अंदर फर्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। सो व्हाट वाज एरिस्टोक्रेसी? एरिस्टोक्रेसी यानी अभिजात वर्ग, यानी ये वो लोग होते थे जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। हालांकि सोसाइटी की पॉपुलेशन का एक बहुत ही छोटा हिस्सा थे, लाइक 20% लोग ही एरिस्टोक्रेसी में आते हैं, लेकिन उनके पास सोसाइटी के रिसोर्सेज का 80% हुआ करता था, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा अमीर होते थे। तो इनके पास जो भी कंट्री साइड के एस्टेट्स थे ये रहते थे, और टाउन हाउसेस भी होते थे, और ये अधिकतर फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे, क्योंकि जैसा कि हमारे देश के अंदर इंग्लिश बोलते हैं तो उसको हम हाई क्लास का समझते हैं, वैसे ही वहाँ पे फ्रेंच बोलने वालों को हाई क्लास का समझा जाता था। और जो वहाँ के लोग थे वो एक दूसरे के बीच में टाइज रखते थे मैरिज के थ्रू, लाइक इस घर से उस घर में शादी कर दी इस टाइप से, लेकिन वो अपनी ही क्लास में शादी किया करते थे, दूसरी क्लास में नहीं जाते थे। नेक्स्ट इज लिबरल नेशनलिज्म। सो जो वर्ड है लिबरलिज्म, ये लैटिन से आया था, और इसके अंदर लिबर का मतलब होता है टू बी फ्री, एंड इज्म का मतलब होता है प्रिंसिपल्स। So it means principles to be free. So for the new middle class, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. Before the law. Okay, yeah. So जो मिडिल क्लास थी उसके लिए लिबरलिज्म एक नया आइडियोलॉजी था, और फ्रीडम किसे नहीं पसंद, तो इसके अंदर भी फ्रीडम और इक्वलिटी ऑफ ऑल थी, तो इसीलिए मिडिल क्लास इससे इम्प्रेस हो गई और उन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। नेक्स्ट है जो लिबरलिज्म है, इसके अंडर में क्या पॉइंट्स आते हैं। तो वेरी फर्स्ट है एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, यानी कि इसके अंदर में ये था कि ऑटोक्रेसी नहीं रहनी चाहिए, यानी कि एक सिंगल आदमी के हाथ में पूरी पावर होती है और वो ही सारे डिसीजंस लेता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी क्लरिकल प्रिविलेजेस थी, यानी कि जो नोबिलिटी है या क्लर्जी है, इनको काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलती थी, तो ये प्रिविलेजेस इन्हें नहीं मिलनी चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बननी चाहिए जो कि पार्लियामेंट को फॉर्म करे। सो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो कि लोगों के बीच में से चुन के आती है, वोटिंग के थ्रू आती है। नेक्स्ट इज 19th सेंचुरी के अंदर लिबरल्स है, वो चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की इनवायोलेबिलिटी हो, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार सभी को होना चाहिए, इसके लिए सरकार किसी को इंटरफेयर ना करे। And fourth point is that in the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets and the abolition of state-imposed restrictions on the movement of goods and capital. So पहले के टाइम क्या था कि ये जो लाइक फ्रांस की बात करें तो ये फ्रांस में काफ़ी छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, तो अगर कोई एक ट्रेडर है वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसे काफ़ी सारी कस्टम ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने की वजह से, और इन्हीं कस्टम ड्यूटीज़ की वजह से जो गुड्स हैं उनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था, और ये मिडिल क्लास के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाया करता था। तो मिडिल क्लासेस या यही चाहते थे कि ये जो भी ट्रेड के अंदर जो भी कस्टम ड्यूटीज़ आ रही हैं, जो भी रेस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, इन सबको हटा देना चाहिए ताकि मार्केट्स को एक फ्रीडम मिल जाए। So this argued for the creation of united economic territory, allowing the unhindered movement of goods, people and capital. So same point is here. तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए एक ग्रुप बनाया गया या एक यूनियन बनाया गया जिसका नाम था ज़ोल्वेराइन। तो ये एक कस्टम यूनियन था जो कि 1834 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया, और इस यूनियन ने जो भी ट्रेड वेरियर्स थे इन सबको अबॉलिश कर दिया, और जो नंबर ऑफ करेंसीज थी उसको भी 30 से कम करके 2 कर दिया। पहले क्योंकि करेंसीज काफ़ी ज़्यादा होती थी तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया करता था, तो इसको भी अब घटाकर 2 कर दिया। नेक्स्ट इज अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815।
सो कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है रूढ़िवादिता, यानी कि ये वो लोग होते हैं जो कि कोई भी चेंज नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि जो पहले से जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहे। देयर मस्ट बी नो चेंज इन सोसाइटी। So, after the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism. 1815 के अंदर वाटरलू के अंदर नेपोलियन की डिफीट हुई और उसके बाद में जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स थी ये चाहती थी कंजर्वेटिज्म फिर से आ जाए। यानी कि क्या चाहती थी कि इनका ये मानना था कि जो मोनार्की है, चर्च है और सोशल हायरार्कीज हैं, इन सबको हमें प्रिजर्व करना चाहिए। यानी कि फिर से राजा का रूल होना चाहिए और चर्च को प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए, और जो सोशल हायरार्कीज थी यानी कि नोबिलिटी, क्लर्जी, पीसेंट्री, ये वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कंजर्वेटिव्स के। नाउ इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ट्रीटी ऑफ वियना हुआ 1815 के अंदर, और इसके अंदर किन किन ने पार्टिसिपेट किया? ये थे ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। इन चारों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था और ये यहाँ ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर है। इनका नाम आप BARP से याद रख सकते हैं। सो इन सब ने यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वियना किया, और इसके ये हुआ था ड्यूक मेटरनिक जो कि ऑस्ट्रियन चांसलर था, इनके अंडर में। सो इस ट्रीटी का मेन इंटेंशन ये था कि मोनार्कीज को फिर से रीस्टोर कर लिया जाए और नेपोलियन ने जो भी चेंजेस लाए थे इन सबको हटा दिया जाए। तो बोर्बन डायनेस्टी एक बार फिर से आ गई फ्रांस के अंदर, और फ्रांस ने नेपोलियन के अंडर में जो भी टेरिटरीज जीती थी वो सब उसने फिर से खो दी, और फ्रांस के बाहर है जो बाउंड्रीज पे दूसरी स्टेट्स को लगा दिया गया ताकि फ्रांस फिर से एक्सपेंशन ना करने लग जाए। लाइक नीदरलैंड्स जो है उसको नॉर्थ पे लगा दिया, एंड जेनोवा वॉज एडेड टू पिएडमोंट इन द साउथ। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स that had been set up by Napoleon was untouched. उन जो 39 स्टेट्स के बारे में बात की जा रही है जर्मन कॉन्फेडरेशन की, उनके लिए कोई भी चेंजेस नहीं लाए गए। नेक्स्ट इज द रेवोल्यूशनरीज। सो 1815 के बाद के जो साल थे इसके अंदर एक रेवोल्यूशनरी होने का सीधा सीधा मतलब था कि जो वियना कांग्रेस के अंडर में मोनार्कल फॉर्म्स इस्टेब्लिश की गई थी, आप इनके खिलाफ हैं, आप इनको अपोज करते हैं। सो जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो फाइट करते थे लिबर्टी और फ्रीडम के लिए। अब जब हम रिवॉल्यूशनरीज की बात कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है गिउसेppe मैज़ीनी का। ये एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे जिनका जन्म हुआ था जेनोवा के अंदर 1807 में, और ये एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर भी बन गए कार्बोनरी में। अब जब वो 24 इयर्स के थे उस वक्त उन्होंने लिगुरिया के अंदर एक रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, और इसी वजह से 1831 में उन्हें जेल जाना पड़ा। और एट द सेम टाइम जब वो जेल से छूट गए तो फिर उन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई। ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यंग इटली इन मार्सेल्स एंड यंग यूरोप इन बेर्न। सो ये 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई गई इनके द्वारा, और इनका मानना था कि भगवान ने जो है सभी नेशंस को एक नेचुरल यूनिट में रहने के लिए बनाया है, मैनकाइंड के एक नेचुरल यूनिट के अंदर रहने के लिए बनाया है, और इसीलिए इटली को भी यूनिफाई हो जाना चाहिए एक रिपब्लिक के अंदर में। अब ये जो गिउसेppe मैज़ीनी थे इनके 3 मेन आइडियाज थे, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक एंड लिबर्टी। और इनका ये मानना था कि अगर इटली में डेमोक्रेसी लानी है तो हमें लिबर्टी के थ्रू ही लानी पड़ेगी। तो ये इनका मानना था। और जो ये मैज़ीनी के ऐसे ओपिनियंस थे कि वो मोनार्की को अपोज करते हैं और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को सपोर्ट करते हैं, तो ये कंजर्वेटिव्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था क्योंकि ये उनके सीधा खिलाफ था। तो इसीलिए जो मैटरनिक थे उन्होंने एक बार उनको कहा कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर, यानी कि जो मैज़ीनी है वो सोशल ऑर्डर नहीं बने रहने देना चाहते। सो फ्रेंड्स, this is all in this video. Hope you enjoyed and understood what I said. So please like, comment, share and subscribe our channel, and thanks for watching.